गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेम के अंतर्गत जो हमारा वर्तमान भारतीय समाज पेपर चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे पार्ट 2, इसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। और पिछले उसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ा था। पर्यावरण प्रदूषण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ जाना था, पर्यावरण प्रदूषण का लिटरल मीनिंग जाना था, पर्यावरण प्रदूषण के उद्देश्य जाने थे, पर्यावरण प्रदूषण के हम लोगों ने क्या किया था, प्रकार जाने थे। और हम लोगों ने अल्टीमेटली जो पढ़ा था वो था पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। लेकिन हमारी वीडियो में वो कट गया था। सामान्य उपाय है, एक बार मैं बोल देता हूँ। वृक्षारोपण करना पहला उपाय। दूसरा है वृक्षों की अतिशय कटाई पर प्रतिबंध लगाना। सरकारों द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनके द्वारा पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून हैं उनका सख्ती से पालन करना। चौथा था जो भी इंडस्ट्रियां हैं, जो भी कारखाने हैं और जो भी फैक्ट्रियां हैं उनको शहर की बस्तियों से बाहर स्थापित करना। और अगला उपाय था वो था जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो मानक फिक्स किए गए हैं उन कारखानों के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना, उनको इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना। जनसंख्या वृद्धि पर अतिशय जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर रोक लगाना। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना। पर्यावरण के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना। ये तमाम उपाय हैं जिनके जरिए पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस स्टेटमेंट में अब हम पढ़ेंगे जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग। जल का कनेक्शन कैसे किया जाता है, जल संचयन के क्या फायदे हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं जल संचयन का अर्थ, अर्थात वाटर कलेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, वाटर कलेक्शन का मतलब क्या है। जल ही हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, समझते हैं, जल क्या है, जल जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। जल ही जीवन है। जल के बिना संपूर्ण जीवन शून्य है, जब संपूर्ण जीवन असंभव है। इसलिए जल का संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण वनस्पतियों के लिए होना नितांत आवश्यक है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण संगठक है जो हमारे मानव जीवन का एक क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना मानव जीवन संभव है ही नहीं। तो इस प्रकार से जल को एकत्रित करना, जल का संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, जल संचयन कहलाता है। और उनकी विभिन्न विधियां हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके आगे पढ़ते हैं फिर जल संरक्षण के उपाय क्या है। जल संरक्षण को रोकने के लिए, जल को बचाने के लिए दो उपाय हैं। पहला है वर्षा जल संचयन। जो भी वर्षा होती है, जो भी रेन होती है, उसके द्वारा जो जल वर्षा के माध्यम से धरातल पर आता है, इस पृथ्वी पर आता है, उसका संचयन किस प्रकार से किया जाए, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है जल संचयन हेतु सरकारी प्रयास। दूसरा है जल को इकट्ठा करने के लिए, जल को बचाने के लिए, जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया गया है, सरकारों के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, वो दूसरा इसका उपाय है। अब आगे देखते हैं, वो है पहले के टॉपिक के अंतर्गत वर्षा जल संचयन के अंतर्गत वह वर्षा जल संचयन का महत्व क्या है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो वर्षा के जल को इकट्ठा करने से संबंधित हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको देखेंगे बारी बारी से। तो पहला है, यह भूमिगत जल के अपक्षय को रोकता है। अर्थात वर्षा जल क्या करता है, भूमि पर जो जल है, भूमि के अंदर जो जल है, उसका जो लगातार उसका जो स्तर है गिर रहा है, उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसके अपक्षय को रोकता है। नंबर 2 है वो है यह भूमिगत जल के स्तर को संरक्षित रखने में सहायक है। अर्थात भूमि के अंदर जो भी जल है, जितना भी जल है, उसके लेवल को बरकरार रखना, उसके लेवल को बनाए रखना, उसके लेवल को यथास्थिति में रखना क्या करता है, वर्षा जल ही करता है। नेक्स्ट है वो है ये समुद्री जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखता है। अर्थात वर्षा जल क्या करता है, समुद्र में जो भी पानी होता है, जो भी जल होता है, उसके स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल ही उत्तरदायी होता है। क्योंकि एक जल की एक साइकिल है, वो क्या है, जब समुद्र में जो जल होता है उन तटीय इलाकों में, समुद्र के इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी के कारण वो समुद्री जल होता है वाष्पीकृत होता है, नदियों का जल है वाष्पीकृत होता है,
वो जल बाष्पीकृत होकर क्या करता है, बाष्प के रूप में आ जाता है और हवाओं के द्वारा उड़ता हुआ बादलों के रूप में क्या करता है, मैदानी इलाकों में आता है। वहाँ से जब दोबारा से तापमान ठंडा होता है तो ये वर्षा के रूप में पुनः क्या होता है, जमीन पर आ जाता है। और इस प्रकार से जब जमीन पर आता है तो ये नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से पुनः समुद्र में जा गिरता है। इस प्रकार से जो समुद्र का जल स्तर होता है वैसे के वैसे ही बना रहता है। अब नेक्स्ट है, वो है ये वर्षा के समय सतही जल को बहने से रोकता है। वर्षा के समय जो जल होता है, वो जो सतही जल होता है, उसकी सतह पर जल होता है, उसको बहने से रोक देता है। इसके तमाम प्रयास किए गए, तमाम विधियाँ हैं, उसको हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है, वो है प्रत्येक इमारत में वर्षा जल को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। आजकल जो शहरी इलाकों में, जो शहरों में जितनी भी अधुनातन जो इमारतें बन रही हैं, जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें सरकार द्वारा मानक स्थापित किया गया है उन इमारतों के अंदर वर्षा जल का संचयन किया जाए, ताकि भविष्य में जब कभी सूखा पड़े, जब कभी विकट परिस्थिति आए, जल की समस्या हो, वैसी स्थिति में उस जल को प्योरीफाई करके पीने के काम में ला सके और जीवन के दैनिक कार्यों में जिस जल का उपयोग होता है उस रूप में उसको हम क्या कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका महत्व, वर्षा जल संचयन का महत्व जाना है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्षा जल संचयन की विधियां। वर्षा जल संचयन की विधियां, स्टूडेंट्स अब देखते हैं वर्षा का जल किन कौन सी विधियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। तो पहली विधि है वर्षा जल संचयन की प्राचीन विधियां। पहला है वर्षा जल संचयन की प्राचीन विधियां। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वर्षा जल को इकट्ठा करने की परंपरागत और प्राचीन विधियां हैं जो पूर्व काल से, बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जैसे वर्षा जल को प्राचीन काल में क्या करते थे, पोखरों का निर्माण करते थे, तालाबों का निर्माण करते थे, छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करते थे, छोटे छोटे कुओं का इस्तेमाल करते थे और उनमें क्या करते थे, जल का संचयन करते थे। दूसरी विधि है, वो है वर्षा जल संचयन की आधुनिक विधियां। नंबर 2, वर्षा जल संचयन की आधुनिक विधियां। इसमें देखते हैं आधुनिक समय में भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा तमाम तरीके की विधियों का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल को संचित किया जाता है, वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। पहली विधि है नीगोरिम गड्ढा विधि। पहली देखते हैं, पहली है नीगोरिम गड्ढा विधि।
विधि। दूसरी विधि देखेंगे, दूसरी विधि है वो है सीढ़ीदार खेत विधि। नंबर 2 सीढ़ीदार खेत विधि। ठीक है। नंबर 3 देखेंगे अर्ध चंद्राकार विधि। अर्ध नंबर 3 अर्ध चंद्राकार विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्ध चंद्राकार विधि। चौथी है समलंबाकार विधि। चौथी समलंबाकार विधि। समलंबाकार विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, और पांचवी विधि है सीढ़ीदार पथरीले बांध। सीढ़ीदार पथरीले बांध। और छठवीं विधि है वो है फिल्टर लगी खुला कुआं विधि। नंबर 6 फिल्टर लगी खुली कुआं विधि। खुली कुआं विधि। और नेक्स्ट है वो है घरों की छतों पर जल एकत्रण। 7वां घरों की छतों पर जल का एकत्रीकरण। ठीक है। तो ये कुछ विधियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वर्षा जल को संचित करने के लिए। भारत सरकार द्वारा जो तमाम विधियां चलाई गई हैं, विधियों का प्रबंध किया गया है उनके लिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहली है निगोरिम गड्ढा विधि, जिसको अधिकांशतः क्या किया जाता है, गड्ढे बनाकर यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जैसे राजस्थानी इलाके, पर्वतीय इलाके, हिमालयी क्षेत्र जिनमें वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पर गड्ढे बनाकर इस विधि के द्वारा जल को एकत्रित किया जाता है। दूसरा है सीढ़ीदार खेत विधि, अर्थात जहाँ पहाड़ होते हैं, ढलाऊ कृषि भूमियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सीढ़ीदार आकृति बना दी जाती है, ताकि धीमे धीमे क्या करे, जल धीमे धीमे करके नीचे को आए, ताकि जल का जो अपक्षय है एकदम ना हो पाए। तीसरा है अर्धचंद्राकार विधि। इसमें क्या होता है, चंद्रमा की अर्ध आकृति के आकार की भूमियाँ तैयार की जाती हैं, ताकि जल को उस आकृति में उसको संरक्षित किया जा सके, उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है वह समलंबाकार विधि। मैंने बताया जहाँ खेत असमतल होते हैं, जहाँ पर खेतों की आकृतियाँ समतल नहीं होती, वहाँ पर समलंबाकार विधि द्वारा पानी का संरक्षण किया जाता है, वर्षा जल को बचाया जाता है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार पथरीले बांध। जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जल की बहुत आवश्यकता होती है, वहाँ सीढ़ीदार क्या किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं, जिनमें पानी को सुरक्षित रखा जाता है, वर्षा जल को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। नेक्स्ट है फिल्टर लगी कुआं विधि, अर्थात ऐसी विधि के द्वारा जिसमें कुआं को खुले कुएं खोदे जाते हैं, जिसमें फिल्टर लगे होते हैं, जिसके द्वारा पानी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, खासतौर से वर्षा जल का। नेक्स्ट है घरों की छतों पर जल का एकत्रीकरण। आधुनिक समय में भारत सरकार की बहुत बड़ी पहल है। इसमें जब कभी भी जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इमारतें बनाई जाती हैं, जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, अर्थात जो ठेकेदार बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, वो आधुनिक इमारतों में क्या करते हैं, पानी के संरक्षण के लिए तरीके अपनाते हैं और पानी को इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से कुछ विधियाँ थी जिनको हम लोगों ने पढ़ा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब देखते हैं जल प्रबंधन हेतु सरकारी प्रयास। जल प्रबंधन हेतु सरकारी प्रयास। इसको देखेंगे, जल का मैनेजमेंट करने के लिए सरकार के स्तर पर भी कुछ प्रयास किए गए हैं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो या भारत सरकार द्वारा हो, जो बहुत ही सराहनीय है। तो पहला प्रयास है वो है राष्ट्रीय जल नीति 1987। नंबर 1, राष्ट्रीय जल नीति 1987। ठीक है, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय जल नीति 1987 सन 1987 में क्या हुआ? सन 1987 में, सॉरी 1900 गड़बड़ कर रहा है, सन 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का गठन किया गया। राष्ट्रीय जल नीति का गठन किया गया है। ठीक है, कहाँ गठन किया गया? पहली राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? गठन किया गया। ठीक है, पहली राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनी, जो खासतौर से किसके नेतृत्व में थी? कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में थी, और उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दूसरा देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इस नीति में कई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, कई योजनाओं को एक्शन प्लान बनाए गए। पहला है गंगा कार्य योजना 1985। इसके अंतर्गत क्या था? गंगा कार्य योजना 1985। ठीक है, 1985 गंगा कार्य योजना 1985। दूसरी है यमुना कार्य योजना। नंबर 2, यमुना कार्य योजना इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी राष्ट्रीय नीति के अलावा गंगा कार्य योजना 1985, दूसरा यमुना कार्य योजना, और तीसरा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना। तीसरा राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना 1995। ठीक है, 1995। और नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य योजना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य योजना। ठीक है, इस प्रकार से 4 और स्कीमें हैं जो इसके अलावा भी किस प्रकार कर रही है? राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत काम कर रही है, इसके समानांतर काम कर रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति 2002। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। नंबर 2 है राष्ट्रीय जल नीति 2002। राष्ट्रीय जल नीति 2002 गठन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें किया गया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो उसका गठबंधन था, उसके द्वारा क्या किया गया? 2002 में राष्ट्रीय जल नीति का गठन किया गया। और ये क्या था? दूसरी राष्ट्रीय जल नीति थी, जिसके द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई कि जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाएगा, जल के उपयोग को
किस प्रकार से सही बनाया जाएगा, किस प्रकार से उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाएगी, जल से संबंधित सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को क्या किया जाएगा, जल के महत्व को बताया जाएगा और उससे संबंधित लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये कुछ बातें थी राष्ट्रीय जल नीति, इसमें 2002 में जो दूसरी जल नीति थी। और तीसरा है राष्ट्रीय जल बोर्ड 1990, तीसरा था इसमें योजना राष्ट्रीय जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल बोर्ड 1990। ठीक है, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया, जिसने जल संचयन के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी योजना बनाई है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल का संचयन जो हमारा टॉपिक था वो इस समय समाप्त होता है। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।